5 रुपए प्रति बच्चे के दर से। उसमें भी हमको क्या बनाया गया है, चोर लुटेरा, ये लोग एमडीएम चोर हैं, बच्चों का खाना खा जाते हैं, चुरा लेते हैं। उस 5 रुपए में हमें उसका सब्जी जुगाड़ना है, उसका तेल व्यवस्था करना है, मसाला करना है और उसके लिए जलावन का व्यवस्था करना है। तो ये सजेशन दिया गया है के पाठक को कि बिहार पुलिस का सहारा लीजिए शिक्षकों को सुधारने में। मैं कह रहा हूँ कि ड्रोन का सहारा लीजिए। शराबबंदी कराने के लिए उन्होंने ड्रोन लाया था, ठीक है, ड्रोन से भी काम नहीं चले तो ईडी है, सीआईडी है, पुलिस ही क्यों। आप अपना पक्ष रख रहे हैं कि हम बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं, लेकिन यहाँ डिसिप्लिन और सोच की बात आती है। तो अभी हाल फिलहाल में बिहार के एक जिले से खबर आई कि वहाँ हेडमास्टर साहब हैं और कुछ बच्चों को जो है कमरे में बंद करके अब पिटाई कर दी, उनकी सिर वगैरह फूट गया, कुछ घायल हो गए। तो हेडमास्टर को क्या ये शोभता है? हम चाहते हैं आपके बच्चों को पढ़ाना, लेकिन पढ़ाने लायक व्यवस्था होनी चाहिए, पढ़ाने लायक सुविधाएं होनी चाहिए। खाते में नहीं पहुंचा तो गार्जियन से पहुंच जाएंगे लाठी डंडा लेकर के विद्यालय। काहे नहीं, सरकारी स्कूल में आप जाइए, आप अगर कड़ाई करेंगे कि नहीं ड्रेस और बेल्ट और टाई लगा के आओ तो अभिभावक लड़ने आ जाएंगे कि कहाँ से लाए हम मास्टर साहब, आप दीजिएगा पैसा, 400 रुपये देता है, उसमें कितना ड्रेस सिला ले। खेती और बच्चे, सरकारी विद्यालय में अधिकारी आकर करते हल्ला। सावन के महीने में खेत बधार हुआ पाठशाला। नौकरी पर कोई आंच न आए, दिल मेरा था डरा हुआ। बच्चों की संख्या बढ़ जाए, गांव का पूरा दौरा हुआ। पहले पहुंचा मुनिया के घर, जो परेशानी झेल रही थी। माँ पिता थे खेतों में और वो भाई के संग खेल रही थी। फिर अनवर के घर पहुंचा, जो घर रहता था नाना के। हाथ में पानी बोतल था और सिर पर गठरी खाना का। सोनू का घर पास वही था, स्कूल से गायब रहता है, सीख रहा है हल चलाना, पास पड़ोसी कहता है। इतने में विचार आया कि क्यों ना खेत में घूम ही ले। क्या कहते हैं अभिभावक, उनकी बातों को सुन ही ले। अभिभावक की थी मजबूरी, खेत में कौन कमाएगा, खाने का इंतजाम हो जाए तब स्कूल में जाएगा। सोनू अनवर मुनिया की जिम्मेवारी देख मैं चौंक गया। खाली हाथ मैं उन बच्चों के घर से वापस लौट गया। प्राइवेट और सरकारी के बच्चों की तुलना छोड़ दिया। खेतों में जब जब काम बढ़े, लोगों से मिलना छोड़ दिया। समुंदर गांव के दौरे ने मेरा हृदय परिवर्तन कर डाला। सावन के महीने में खेत बधार हुआ पाठशाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। ये कविता मैं आपको आखिर क्यों सुना रहा हूं, इसे लिखा है गीतकार समुंदर सिंह ने और इसका शीर्षक है खेती और बच्चे। दरअसल ये कविता हमारे बिहार राज्य के बच्चों का भविष्य बता रही है। वो भविष्य जिसमें स्कूल तो है, लेकिन बच्चों का भविष्य जब भी देखने की गुस्ताखी हम करते हैं तो हमें धुंधला नजर आने लगता है। एक शिक्षक जो बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए निकला तो है, लेकिन अपने तेज रफ्तार पांव को पीछे खींचने पर मजबूर हो बैठा है। सरकार का डंडा चलता है जब शिक्षक अपने ऊपर खाते हैं। बच्चों के भविष्य के खातिर समाज में भी किरकिरी कराते हैं। नेताओं से अधिकारियों का कार्य आखिर शिक्षकों को ही करना पड़ता है, तब पर भी शिक्षकों को अपना वृत्तांत सुनाने के लिए कटघरे में खड़ा रहना पड़ता है। दरअसल दर्श न्यूज ने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें हमने के पाठक, जिन्होंने वर्तमान में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का बीड़ा उठा रखा है, उनके ही द्वारा शिक्षकों पर गाज गिरती है और कई शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया जाता है। उन्हीं सस्पेंडेड शिक्षकों में से एक हैं अमित विक्रम, जो टीटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे हमने बिहार की शिक्षा व्यवस्था और उन पर हुई कार्रवाई के बारे में बातचीत की थी, जिसमें कई बातें सामने निकल कर आई थी। हमें जो होता हुआ दिखता है उसके दो पहलू होते हैं, बावजूद हमें बस एक पहलू दिखाई पड़ता है, जबकि हर चीज के दो पहलू होते हैं। इन्हीं सभी मुद्दों पर हमने उनसे बातचीत की थी। उस वीडियो को कई लोगों ने पसंद किया, हालांकि कई लोगों ने के पाठक के द्वारा शिक्षकों के ऊपर हो रही कार्रवाई को सही ठहराया, तो वहीं कुछ लोगों ने शिक्षकों के पक्ष में अपनी बात को कमेंट के माध्यम से बताया। तो कई सारे सवाल हैं जिन्हें लेकर हम फिर से टीटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम के साथ मौजूद हैं, उन्हीं के सवालों के जवाब के साथ। तो अमित विक्रम जी, एक बार फिर से आपका हमारे दर्श न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। और जो इतना अच्छा डिस्कशन हुआ था उसके लिए एक बार भी
हमारे सभी साथियों की तरफ से भी आपको धन्यवाद। वाकई तो देखिए कई सारे सवाल हैं जो निकल करके आए हैं, चाहे तो आक्रामक छवि जो है के पाठक की, उसको कई एक लोग सही बता रहे हैं, बिहार की जनता जो है सही बताती है, और कुछ लोग जो हैं जो शिक्षकों के पक्ष में हैं और उन्होंने बताया कि आपने जितनी भी बातों को रखा बहुत ही सही आपने बातों को रखा और जड़ से जो है आपने चोट किया है बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे। तो कई सारे सवाल हैं, लेकिन इससे पहले जो है जो सवाल सबसे पहला जो है कि शिक्षकों पे गाज गिर रही है के पाठक की, रोज कुछ ना कुछ फरमान निकाले जा रहे हैं, कभी समय पे आइए, कभी ड्रेस ये पहन के आइए, कभी दाढ़ी रखिए, कभी नहीं रखिए, बिना बताए अगर छुट्टी ले लेते हैं अकारण तो आपकी सैलरी काट दी जाती है, बहुत सारे फरमान निकाले जा रहे हैं। तो इस पर आप पहले क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो परसेप्शन है, जिसकी बात मैं कल वाले वीडियो में भी कर रहा था कि परसेप्शन और फैक्ट्स दोनों को हमें समझना पड़ेगा। आम जनता अभी तक एक परसेप्शन जो खड़ा किया गया है, और किसके द्वारा खड़ा किया गया है, जो सरकार में बैठे हैं, जो कैपिटलिस्ट मानसिकता के लोग हैं, जो पूंजीवादी सोच के लोग हैं, उनके द्वारा खड़ा किया गया है। आखिर ये बताइए कि आज से 3 दशक पहले जितने बड़े बड़े आईएएस प्रोफेसर, डॉक्टर, राजनेता थे, वो सब कहाँ पढ़ते थे? सरकारी विद्यालयों में पढ़ते थे। लेकिन धीरे धीरे सरकारी विद्यालयों की स्थिति को खराब किया गया। किसने किया? क्या किसी शिक्षक ने बहाली को रोक दिया? क्या किसी शिक्षक ने विद्यालय के भवन को ध्वस्त कर दिया? क्या किसी शिक्षक ने बिना भवन के, बिना भूमि के विद्यालय किसी बरामदे में, किसी सामुदायिक भवन में खोल दिया? ये सब किसने किया? ये सब सरकार की नीतियों के द्वारा किया गया। और क्यों किया गया? आप किसी भी अपराध को जब अध्ययन करेंगे तो आपको ये समझना होगा कि उस अपराध से या उस गलती से फायदा किसे पहुंच रहा है। सरकारी विद्यालयों में अगर शिक्षा व्यवस्था खराब हुई थी, एक समय था, और अभी भी कई सारे विद्यालयों में वैसी स्थिति है जहां पे कि विद्यालय में शिक्षक नहीं है, विषयवार शिक्षक होने चाहिए, और नहीं है। इसको स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं है कि विषयवार शिक्षक विद्यालयों में नहीं है। हाई स्कूल बन गए हैं और वहाँ पर एक ही शिक्षक। कल मैं एक देख रहा था, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था। मेरा ससुराल है कहलगांव, वहीं बगल में एक गाँव है सौर, उस गाँव के हाई स्कूल का वीडियो था। वहाँ की बच्ची से लोग पूछ रहे थे, ग्रामीण लोग ही, कि आपके यहाँ सामाजिक विज्ञान कौन पढ़ाते हैं? तो आलोक सर। इतिहास कौन पढ़ाते हैं? तो आलोक सर। साइंस कौन पढ़ाते हैं? आलोक सर। विज्ञान कौन? आलोक सर। संस्कृत कौन? आलोक सर। हिंदी कौन? आलोक सर। मतलब 7 विषय एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं हाई स्कूल के बच्चों को। आप ये बताइए कि किसी भी व्यक्ति के पास, जिसके पास थोड़ा सा धन है, जो अफोर्ड कर सकता है, क्या वो अपने बच्चे को एक ऐसे विद्यालय में भेजेगा जहां सभी विषयों की पढ़ाई मात्र एक शिक्षक कराते हो? नहीं भेजेंगे। तो शिक्षकों पर यह आरोप लगता है कि शिक्षक स्वयं अपने बाल बच्चों को विद्यालय में नहीं पढ़ाते। कौन पढ़ाएगा भाई ऐसे विद्यालय में जहां पर विषयवार शिक्षक नहीं है? और विषयवार शिक्षक नहीं होने की वजह से बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है, विभिन्न विषयों की जो जानकारी है, वो समुचित ढंग से नहीं हो पाती। तो परसेप्शन क्या बनता है? मास्टर साहब नहीं पढ़ाते। अरे मास्टर साहब एक विषय पढ़ाएंगे ना। हम अगर गणित के शिक्षक हैं तो गणित पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा होगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा देंगे। लेकिन एक गणित का शिक्षक बायोलॉजी कैसे पढ़ा देगा? सामाजिक विज्ञान कैसे मतलब पढ़ा देगा? शिक्षकों की कुल मिलाकर के कमी है यहाँ पे, कर्मचारियों की कमी, शिक्षकों की, हर विभाग में ऐसा देखा जाता है। तो समय पे जो आने का ये जो फरमान होता है, तो क्या समय पे आने से क्या बच्चे शिक्षित हो जाएंगे? अगर आप सही समय पे आ जाते, मान लीजिए 10 बजे स्कूल खुल रहा है, आप 10 बजे पहुंच गए, तो क्या सही मतलब हो जाएगी शिक्षा व्यवस्था? देखिए, 2 बातें। पहला, समय पर आने को लेकर जो इतना हल्ला मचा हुआ है, उसके पीछे का कारण समझना होगा। बिहार में पिछले 15-16 सालों में आज तक किसी भी शिक्षक का ट्रांसफर नहीं हुआ है। मान लीजिए कोई एक महिला है, हजारों महिलाएं हैं, और हम लोग डेली बेसिस पर उनकी समस्याओं को सुनते हैं। उनकी जब नौकरी हुई तो वो अपने मायके में के आसपास में नौकरी उनकी हो गई जमुई में, शादी हो गई उनकी बाढ़ में। अब समझिए कि 10 साल से वो नौकरी कर रही हैं जमुई में ही, क्योंकि उनका विद्यालय वहीं है, और उनकी नौकरी, उनका पति कहाँ है? बाढ़ में है। अपने परिवार से दूर हैं, अपने बाल बच्चों से दूर हैं, ना अपने पति का ध्यान रख पा रही हैं, और जहाँ अपने मायके में वहाँ पर भी अपने भाभी और ननद से उनकी एक अलग लड़ाई चल रही है। तो ये समस्या है।
कई ऐसी शिक्षिकाएं हैं जो अपने मूल घर से, कई ऐसे शिक्षक हैं जो अपने आवास से, उनका घर है मुंगेर, डेली नौकरी के लिए 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर बांका जा रहे हैं, जमुई जा रहे हैं, घर है सहरसा, नौकरी कर रहे हैं सुपौल में। ट्रांसफर नीति जब बनी 2020 में, वो बड़े आंदोलन के बाद बनी, हड़ताल हुआ, हमारा बड़ा प्रेशर रहा था उसको लेकर के, उसके बाद बनी। उसके बावजूद आज 3 साल से ऊपर समय हो गया है, लेकिन किसी शिक्षक को, किसी शिक्षिका को ट्रांसफर नहीं दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई शिक्षक 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा तक लेट होते हैं तो ये मानवीय समस्या है। ये कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि 70 किलोमीटर दूर की यात्रा आप एकदम ससमय कर ही लें। 10 मिनट 15 मिनट देर होता है, किस कार्यालय में देर नहीं होता है। सचिवालय की मैं उदाहरण बार बार देता हूँ, वहाँ जाके देखिए क्या सब लोग 10 बजे आ जाते हैं कि 10:30 तक लोग पहुँचते हैं। तो सारा ठिकरा जो है सिर्फ शिक्षकों पे ये दिया जा रहा है। बिल्कुल, शिक्षकों की समस्या को कोई सुलझाना नहीं चाह रहा है और कोई समझना भी नहीं चाह रहा है। हम लोग इतना धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं, उसके बाद एक नीति बनी कि ट्रांसफर मिले, उसको आज तक लागू नहीं किया। और प्रेशराइज क्या किया जाता है, छवि क्या बनाई जाती है कि शिक्षक नहीं जाते हैं समय पर। भाई आप शिक्षक की समस्या पहले समझिए। ट्रांसफर करने में कोई पैसा तो नहीं है, बिहार सरकार को कोई पैसा तो नहीं लग रहा है कि ट्रांसफर करेंगे तो पैसा खर्चा हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत थी? अच्छा चलिए, आपकी नीति थी, वो कर देते। जो छवि जो है शिक्षा व्यवस्था की बिहार की, और शिक्षकों की भी छवि कुछ अच्छी नहीं रही है पूरे बिहार में, ऐसा देखा गया है। बाहर भी बदनाम है यहाँ का शिक्षक भी, शिक्षा व्यवस्था भी। तो इस पे क्या कहेंगे? बहुत सारा सवाल आया था कि शिक्षक जो है सही से अपना काम नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को नहीं करते हैं ईमानदारी पूर्वक। चलिए मैं इसका भी उत्तर देता हूँ। ये जुलाई महीना है, साल की शुरुआत जनवरी में हुई। हम क्या कर रहे थे? जातिगत जनगणना में घर गिन रहे थे। फरवरी आया, हम क्या कर रहे थे? मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में ड्यूटी कर रहे थे। मार्च में क्या कर रहे थे? हम मूल्यांकन में ड्यूटी लगा हुआ था, जो कॉपी जांच हो रहा था। अप्रैल में, अभी सुनिए पहले, अप्रैल में फिर क्या कर रहे थे हम? फिर जातिगत जनगणना में घर घर जाकर के सबका जाति पूछ रहे थे। फिर मई जून में, आधा मई आधा जून गर्मी छुट्टी हो गया। तो साल के 6 महीने में आपने शिक्षकों को कब पढ़ाने के लिए फ्री छोड़ा? अब आ रहा है चुनाव, हर विद्यालय से एक शिक्षक बीएलओ है। आप कहते हैं कि विद्यालय आवर के बाद जाकर के घर घर घूम करके आधार कार्ड मैच कीजिए, कौन मरा है, कौन जिंदा है, कौन विस्थापित है, उसकी सूची तैयार कीजिए। क्या ये प्रैक्टिकली संभव है कि 9 से 4 विद्यालय करें और 4 बजे के बाद फिर जाकर के गांव घूम कर 3 घंटा काम करें? मतलब जो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी होता है वो भी टीचरों के हवाले ही सौंपा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सौंपा। बच्चों का भविष्य भी निर्धारित कीजिए और उसके साथ ही जो है आप अलग अलग जो कार्य है सरकारी काम वो भी करिए अलग से। बिल्कुल। देखिए अब सबसे बड़ा काम समझिए कि विद्यालय में जो प्रभारी होते हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, उनका मुख्य काम क्या था कि विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि और शैक्षणिक वातावरण अच्छा हो, अच्छे से संचालित हो। लेकिन उनका अभी मुख्य काम क्या रह गया है? खाना बढ़िया बनना चाहिए। आप आए दिन न्यूज में सुनते होंगे कि बच्चे खाने से बढ़ गए बीमार, तो खाने में था छिपकली, तो खाने में था ये, कहीं कुछ नहीं मिलता है, जांच होती है तो भ्रम फैला दिया जाता है, डरा दिया जाता है, बच्चे खाए नहीं। ग्रामीणों के द्वारा उनको, बच्चों को घुसाया जाता है कि तुम हेडमास्टर का विरोध करो, लूट रहा है खिचड़ी में। भाई खाना खिलाने में कोई शिक्षक क्यों लूटेगा और कैसे संभव है? आप 5 रुपए के दर से प्रति शिक्षक पैसा देते हैं, उस 5 रुपए में हमें उसका सब्जी जुगाड़ना है, उसका तेल व्यवस्था करना है, मसाला करना है और उसके लिए जलावन का व्यवस्था करना है, उस 5 रुपए प्रति बच्चे के दर से। उसमें भी हमको क्या बनाया गया है? चोर, लुटेरा। ये लोग एमडीएम चोर हैं, बच्चों का खाना खा जाते हैं, चुरा लेते हैं, लूटते हैं। उसमें ये छवि बनाई गई समाज में। हमने तो नहीं कहा था कि एमडीएम हमें दे दीजिए, सरकार ने जबरदस्ती दे रखा। मैं बताना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के ऐसे कई सारे आदेश हैं जिसमें बार बार कहा गया है कि शिक्षकों को एमडीएम योजना से, जो उसे अब पीएम पोषण योजना के नाम से लाया जाता है, उससे अलग किया जाए, लेकिन आज तक अलग नहीं किया गया है। तो जो विद्यालय का प्रधान है वो शिक्षा के बदले भोजन पर जब ध्यान देगा तो क्या शिक्षा होगी? वाकई शिक्षक जो है उनका जो कार्य है पढ़ाना, वो बच्चों को पढ़ाएंगे, भविष्य का जो दिशा दशा सब कुछ तय करेंगे बच्चों का, वो काम है। लेकिन उसके अलावा ये सब एक्स्ट्रा काम दिया जाता है। चलिए और भी आप पे सवाल ऐसा लगाया गया, आरोप लगाया गया कि आप बोलते बहुत बढ़िया हैं, तो जो है आपको यहाँ नहीं, शिक्षक नहीं रहना चाहिए, आपको तो नेता बन जाना चाहिए। देखिए नेता का मतलब होता है लीडर, और हमारा काम है बच्चों में लीडरशिप स्किल डेवलप करना। एक बच्चा
में जब लीडरशिप स्किल हम डेवलप करेंगे तो वो आगे चल करके एक अच्छा समाज में योगदान दे सकता है। जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर और इंजीनियर बन के ही योगदान दे, शिक्षक बन सकता है, हो सकता है ड्राइवर बने, एक अच्छा ड्राइवर बन के योगदान, एक अच्छा पत्रकार बने। तो ये तो हमारा प्रोफेशन है कि हम लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करें, और जब हम बाय प्रोफेशन लीडरशिप क्वालिटी दूसरे में डेवलप करेंगे तो हमारे अंदर तो लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और उसका एक बहुत बड़ा मतलब हिस्सा है, भाग है कि हम अच्छे वक्ता हों, और अच्छे वक्ता हैं तो ये हमारे लिए धन्यवाद की बात रहे। जो भी साथी ऐसा कमेंट कर रहे हैं उनका मैं धन्यवाद देता हूं कि उस लायक उन्होंने मुझे समझा, खुशी की बात है। एक और सवाल ये है कि कहते हैं के पाठक जो भी रूल रेगुलेशन फॉलो करवा रहे हैं, शिक्षकों को डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, और अगर नहीं मानते हैं तो ये सजेशन दिया गया है के पाठक को कि बिहार पुलिस का सहारा लीजिए शिक्षकों को सुधारने में। मैं कह रहा हूं कि ड्रोन का सहारा लीजिए। शराबबंदी कराने के लिए उन्होंने ड्रोन लाया था, ठीक है, ड्रोन से भी काम नहीं चले तो ईडी है, सीआईडी है, पुलिस ही क्यों, सैप है, बिहार का जितना भी पुलिस फोर्स का बल है या पैरामिलिट्री फोर्स है, सबको लगा दीजिए जी। लेकिन शिक्षकों की समस्याओं को भी तो सुलझा दीजिए। हम 9 बजे विद्यालय जाने के लिए तैयार हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो आप शिक्षिकाओं को, दिव्यांगों को, बेचारे विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, पैर से अपाहिज हैं, उनको 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर विद्यालय जाना पड़ता है। कितनी अपेक्षा आप करते हैं उनसे समय से जाने के लिए। 2 शिक्षिकाएं औरंगाबाद में ट्रेन से कट के मर गई 2 दिन पहले। किस हड़बड़ी में? सिर्फ इस हड़बड़ी में कि ट्रेन से उतर के अगर वो बाय रोड जाती तो 5 किलोमीटर पड़ता घूम के जाने में, और पटरियों से अगर क्रॉस कर जाती तो वो 2 किलोमीटर का रास्ता पड़ता। तो उनकी मौत के जिम्मेदार कौन है? सिर्फ आप हमसे हमारा कर्तव्य चाहते हैं, लेकिन आप हमारे लिए हमारी जो सुविधाएं हैं, जो वाजिब मांग है। क्या गलत है कि अगर हम ट्रांसफर मांगते हैं? क्या गलत है हम अपने लिए भविष्य निधि की योजना मांगते हैं? क्या गलत है कि हम चाहते हैं कि हमारे अगर कोई गंभीर असाध्य रोग हो जाए तो उसका इलाज सरकार करा दे? राज्यकर्मी का दर्जा में यही सब तो मिलेगा। विभिन्न सरकारी कर्मियों की महिलाएं जो हैं वो उनको 2 साल का शिशु देखभाल अवकाश मिलता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं? शिक्षिका बहनों को क्यों नहीं मिले? अगर ये सब मांग है तो करें। और बिहार पुलिस, क्या मैं कहता हूं कि सीडी सीआईडी जितना उनके पास है वो लगा दें, ड्रोन से निगरानी करें। शराब खोजवा रहे थे ना ड्रोन से, पकड़ाया तो नहीं शराब, उसे शिक्षके को खोजवाएं। वो तो एक नया ई शिक्षक एक ऐप लाया है उन्होंने, ई शिक्षा कोश। अब उस ऐप को समझिए, उस ऐप में है कि अगर आपने 9:30 बजे तक लॉगिन नहीं किया अपने विद्यालय परिसर में, क्योंकि वो जीपीएस से टैग किया हुआ है, आप स्वतः एब्सेंट हो जाएंगे। अब बिहार में विद्यालय सुदूर देहात में है। मेरा विद्यालय, मैं व्यक्तिगत तौर पर खड़गपुर झील के तरावट में बसा हुआ है मेरा विद्यालय, और मैंने कल भी बताया था कि मेरे विद्यालय में भूमि भवन नहीं है। इस बार मैंने बहुत लड़ाई लड़ी तो उसका स्वीकृत हुआ है भवन का पैसा, अब भवन बन रहा है। उस जगह पे नेटवर्क नहीं काम करता है, तो क्या मैं डेली एब्सेंट हो जाऊंगा? और ये मेरी बात नहीं है, मैं अपने प्रखंड में जानता हूं कि 50 ऐसे विद्यालय हैं जहां पे नेटवर्क की कनेक्टिविटी सही नहीं है। तो आप ऐसा तंत्र ला रहे हैं, ऐसा आदेश, ऐसा फरमान ला रहे हैं जो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड पॉसिबल नहीं है। चलिए, एक और यहाँ जब शिक्षक आप अपना पक्ष रख रहे हैं कि हम बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं, लेकिन यहाँ डिसिप्लिन और सोच की बात आती है तो अभी हाल फिलहाल में बिहार के एक ज़िले से खबर आई कि वहाँ हेडमास्टर साहब हैं और कुछ बच्चों को जो है कमरे में बंद करके पिटाई कर दी, उनकी सिर वगैरह फूट गया, कुछ घायल हो गए। तो हेडमास्टर को क्या ये शोभता है? इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं शोभता है। और मैंने कल भी कहा था कि शिक्षकों पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए, नहीं तो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। आप शिक्षकों को अनावश्यक बदनाम कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, जिस वजह से वो तनाव में रह रहे हैं। मैं जानता हूं कई सारे शिक्षक ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इतने तनाव में अब काम करना संभव नहीं रह गया है, हम लोग लंबी छुट्टी पे चले जाएंगे, मेडिकल अवकाश पे चले जाएंगे। तो तनाव क्रिएट करके, प्रेशर बना करके काम नहीं करना चाहिए। एक सौहार्दपूर्ण माहौल में, एक अच्छे शैक्षणिक वातावरण में काम कराया जाए। और इस तरह की जो भी घटनाएं हैं उसकी हम निंदा करते हैं। एक शिक्षक को अपना धैर्य, पेशेंस नहीं खोना चाहिए, लेकिन आम जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि हम शिक्षक भी मनुष्य हैं। आप हमसे देवता तुल्य व्यवहार की आशा करते हैं, लेकिन आप हमें एक बेसिक मानव अधिकार जो होते हैं, ह्यूमन राइट्स जो हैं, उसके लायक भी सुविधा आप हमें नहीं देना चाहते हैं। आप हमें चाहते हैं कि पाठक जी हमें क्रश करें। पाठक जी को हमसे या हमको पाठक जी से कोई दुश्मनी नहीं है, या हम और वो अलग लक्ष्य लेकर नहीं चले हैं। उनका भी लक्ष्य शायद वही है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना, और हमारा भी लक्ष्य वही है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना। हम इसमें बिलीव करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था कोऑपरेटिव अप्रोच से सुधरेगी,
और अभी तक जो आपके कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं उनकी ये मंशा है कि प्यूनिटिव दंड देने से सुधरेगी। दंड देने से कोई व्यवस्था नहीं सुधरी। अगर दंड देने से सुधार होता तो देश में मर्डर नहीं होते। मर्डर करने के लिए फांसी है, तो क्या देश में मर्डर नहीं होता? इतने अपराध डेली होते हैं, तो क्या दंड देने से अपराध रुक गया? हम शिक्षक हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण तैयार करें जहां पे अपराध मुक्त, भय मुक्त और भेदभाव मुक्त समाज हो। समता मूलक समाज की स्थापना हम शिक्षकों की मूल जिम्मेदारी है और उसको हम निभाने के लिए तैयार हैं। पाठक जी हमारे अभिभावक हैं, नीतीश जी हमारे अभिभावक हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं कि हमारी समस्याओं को समझिए, उनका समाधान कीजिए। हम आपका सहयोग करेंगे और जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आपकी आकांक्षा है, जो आपका लक्ष्य है, उसको पूरा करने में हम 110% देंगे। और आम जनता को भी ये समझना चाहिए कि शिक्षक आपके बच्चों के दुश्मन नहीं है। हम चाहते हैं आपके बच्चों को पढ़ाना, लेकिन पढ़ाने लायक व्यवस्था होनी चाहिए, पढ़ाने लायक सुविधाएं होनी चाहिए। 2 कमरे में 5 कक्षाएं संचालित करना ये किसके बस की बात है? और अगर कोई हमारे ऐसे श्रोतागण हैं, दर्शकगण हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम गलत रास्ते पे हैं, तो विद्यांजलि योजना के तहत 1 महीने विद्यालय में अपना एक योगदान देकर के देखिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। दूर से देखने पर आपको सच्चाई नहीं पता चलेगी। नहीं तो कह रहे हैं कि हमारे जो ऑडियंस है उनका कहना है कि के पाठक जो अभी जो कार्रवाई कर रहे हैं शिक्षकों पे, उसमें दिक्कत जो हो रही है सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को और नेताओं को दिक्कत हो रही है इससे, बाकी आम जन बहुत खुश हैं। देखिए, दिक्कत किसी को नहीं हो रही है। जब के पाठक जी अच्छा चीज कर रहे हैं उसका हम लोग तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। कोई शिक्षक बिना सूचना के अनुपस्थित है, उसका उस दिन का वेतन काटिए, किसी ने विरोध किया नहीं किया। हाँ, कोई छुट्टी लेकर के स्वीकृत करा के अवकाश गया, उसका भी काट देने, इस बात का विरोध है। और ये कहाँ से जायज है कि हम छुट्टी लेकर के, ये जो फरमान अभी आया कि जो सैलरी में कटौती होगी बिना बताए जिन्होंने छुट्टी लिया, तो इसको आप सही मान रहे हैं? क्यों नहीं सही मानेंगे? कोई भी अगर एम्प्लॉय है बिना सूचना के अनुपस्थित है, उससे स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए। स्पष्टीकरण संतोषप्रद है, उसका वेतन काटना चाहिए। इसमें कहाँ किसी को दिक्कत है? कोई विरोध नहीं कर रहा। मैंने तो नहीं पढ़ा किसी का आज तक ऐसा स्टेटमेंट या किसी का ऐसा बयान नहीं सुना विरोध कर रहा। विरोध किस बात का होता है? अब कल बेगूसराय के डीओ मैडम है, उन्होंने निकाल दिया कि दाढ़ी नहीं रखना। अब बताइए, हमारे मुस्लिम शिक्षक साथी भाई हैं, उनके धर्म का उनका एक अपना पहनावा है, उसमें वो दाढ़ी रखते हैं। और हमारे अन्य धर्म के भी साथी अपना रुचि के अनुसार कोई मूछ रखते हैं, कोई दाढ़ी रखते हैं। कोई हम फौज की नौकरी में तो नहीं है कि आप सबका दाढ़ी मूछ मुड़वा दीजिएगा। तो ऐसे फरमान जब निकलते हैं तो उसका हम लोग विरोध करते हैं। जींस टी शर्ट में भी नहीं आ सकते हैं। जींस टी शर्ट में नहीं आ सकते हैं। अब जींस शर्ट में आ सकते कि नहीं पता नहीं, टी शर्ट से क्या विरोध है नहीं पता। इससे बेहतर होता, हमारा सुझाव है, पाठक जिसको सुन रहे हैं या और डीओ डीपीओ सुन रहे हैं, आप एक ड्रेस कोड लागू कर दीजिए ना पूरे बिहार में। ड्रेस कोड हमें बता दीजिए, सारे लोग एक ड्रेस में आ जाएंगे। सारे लोग एक ड्रेस में आएंगे और उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम और खुश होंगे, अच्छे होंगे। एक हमारा आईडी पहचान पत्र, पूरे बिहार के शिक्षकों का पहचान पत्र बनवा दीजिए। ये सब चीज कीजिए ना, जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है वो कीजिए। ये जो ड्रामेटिक आप आदेश निकालते हैं वो मत कीजिए। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो, हम उसके पक्ष में हैं और उस व्यवस्था में हम सरकार के पदाधिकारियों के साथ खड़े मिलेंगे, उनके विरोध में हम नहीं हैं। देखिए, कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए हैं इसमें जिसमें उन्होंने लिखा है कि सराहनीय कदम है, परंतु विद्यालय जाने के समय में बदलाव होना चाहिए और गरीब बच्चों को भर पेट भोजन देने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है 100 ग्राम चावल में बच्चों का पेट नहीं भरता है, संभव नहीं है। देखिए, मैंने तो वही कहा कि 5 रुपया और 100 ग्राम चावल है। अब 100 ग्राम चावल आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए तो कोई बच्चे 150 ग्राम चावल खाते होंगे, कोई ज़्यादा खाते होंगे, लेकिन हमको तो अनुपात मिला है कि 100 ग्राम के हिसाब से बनाइए। अगर 200 बच्चे हैं तो हम तो 20 केजी चावल ही डालेंगे। अगर बच्चे ज़्यादा खा लिए, खाना घट गया, कार्रवाई होगी, शिक्षक पे फंसेगा कौन शिक्षक। और अगर ज़्यादा बनवा दिए, बच्चे उस दिन कम खाए, अनाज बर्बाद हो गया, तो वो भी खराब बात है। तो शिक्षकों का जो मूल काम था ज्ञान देना, ज्ञान देने के बदले फोकस हो गया है भोजन देना। बच्चों को अब देखिए छात्रवृत्ति, पोशाक, ये सब राशि ऑनलाइन मिलता है, लेकिन उनके खाते में नहीं पहुंचा तो गार्जियन सब पहुंच जाएंगे लाठी डंडा लेकर के विद्यालय कि काहे नहीं मिला, काहे नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, हमको। क्या पैसा नहीं मिला, टीचर खा गया, टीचर खा गया, जबकि ऑनलाइन व्यवस्था बिल्कुल है। खा गया। तो मतलब सारा जो है सब गुस्सा वगैरह सब टीचर पे ही निकलता है। और मैं बता रहा हूँ आपको कि सरकारी विद्यालय में जितने बच्चे पढ़ते हैं, अधिकांश से वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं।
अपने परिवार की पहली पीढ़ी हैं जो पढ़ रहे हैं, या मुश्किल से दूसरी पीढ़ी होंगी। गरीब, दलित, पिछड़े समाज के बच्चे हैं वो, और उनके माता पिता को इतना ध्यान नहीं है कि अपने बच्चों का स्कूल से जाने के बाद, लौटने के बाद कॉपी किताब चेक करें, होमवर्क उनका चेक करें। यहाँ तक कि बहुत सारे विद्यालयों में अभी सभी बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं। उनको ये ध्यान नहीं है कि हमारे बच्चों को 4 महीना 5 महीना बीत गया, किताब क्यों नहीं मिला है। अब प्राइवेट स्कूल से जो लोग तुलना करते हैं, प्राइवेट स्कूल में जो अपने बच्चों को भेजते हैं वो सुबह सुबह नहला धुला करके टाई जूता पहना के भेजते हैं। और सरकारी स्कूल में आप जाइए, आप अगर कड़ाई करेंगे कि नहीं ड्रेस और बेल्ट और टाई लगा के आओ, तो अभिभावक लड़ने आ जाएंगे कि कहाँ से लाए हम मास्टर साहब, आप दीजिएगा पैसा, 400 रुपये देता है, उसमें हम कितना ड्रेस सिला लें। तो इस तरह की व्यवहारिक समस्या है। वाकई तो व्यवहारिक समस्याओं को भी समझना पड़ेगा। सिर्फ दोषारोपण करने से या शिक्षकों को दंडित कर देने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी। हम व्यवस्था सुधारने के पक्ष में। जो ऑडियंस है उसमें कुछ पक्ष वाले भी सवाल मतलब वो दागे गए हैं, यहाँ पे कुछ अच्छी बातें भी बताई गई हैं, जो समझ रहे हैं इन बातों को, हर तरह की बातें। उसमें एक है नंद किशोर यादव हैं यहाँ पे, वो लिखते हैं कि अंधी और बहरी और बिहार की शिक्षा को चौपट करने वाले नीतीश कुमार जो भ्रष्टाचार को बढ़ाने में बिहार के पहले मुख्यमंत्री है यहाँ पे, और पहले स्कूल में टीचर की बहाली करें, जहाँ 10 टीचर की ज़रूरत है वहाँ 3 टीचर मिलते हैं। तो इस तरीके से टीचरों की समस्याओं को ये समझ रहे हैं, और ये उन्होंने कमेंट किया यहाँ पे। क्योंकि कुछ टिप्पणियां राजनीतिक हैं, उस पर मैं विचार नहीं रखूंगा, लेकिन हाँ, शिक्षकों की कमी का जो मसला है, अभी भी जो बहाली हो रही है उसमें सिर्फ 1 to 5 क्लास के बच्चों के लिए जो शिक्षक होते हैं उनकी बहाली हो रही है। जो मध्य विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की बहाली होनी है वो नहीं हो रही है। तो जो समस्या है जस की तस रह जाएगी। 1 to 5 के शिक्षक तो होंगे, लेकिन मध्य विद्यालय में जो विषयवार शिक्षक होते हैं उनकी कमी रहेगी। और वैसी स्थिति में शिक्षकों पर वर्कलोड बढ़ जाता है। आप कहेंगे कि शिक्षक विद्यालय में पढ़ा नहीं रहे। अरे एक शिक्षक एक ही क्लासरूम में 3 अलग अलग क्लास के बच्चों को कैसे पढ़ाए? और अगर एक को पढ़ाएगा तो दूसरा छूट जाएगा, दूसरा को पढ़ाएगा तीसरा छूट जाएगा। तो प्रैक्टिकल समस्या, शिक्षकों की कमी है। विषयवार शिक्षकों पर विशेष में ध्यान दे रहा हूँ बार बार कि वो समस्या है। और जो ग्राउंड रियलिटी से हमारे जो बहुत अच्छे मित्र हैं समुंदर भाई, उनका जो आपने कविता शुरू में पढ़ा, ग्राउंड रियलिटी को बता रहा है। जो कल भी मैंने कहा था कि बच्चे जो है वो जाते हैं अभी रोपनी में, कोई पर्व त्यौहार आ जाएगा, आप कितना भी विद्यालय खोल लीजिए वो नहीं आएंगे। तो इन सब समस्याओं को समझना होगा। मिल बैठ करके जनता है, यानी कि अभिभावक, जनता मतलब अभिभावक को मैं कह रहा हूँ, शिक्षक हैं और पदाधिकारी हैं, सबको एक साथ बैठ करके मीटिंग करना चाहिए कि कैसे व्यवस्था बेहतर हो, और जो समस्याएं आ रही हैं उनको चिन्हित करके सॉल्व करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ शिक्षक को दंडित, शिक्षक को कितना आप दंडित कीजिएगा। और आखिरकार डेटा तो सैचुरेट हो गया, वाकई 200-300 के करीब आप प्रतिदिन शिक्षक अनुपस्थित पाए जा रहे हैं, और वो भी मुझे लगता है उसमें अधिकांश ऐसे हैं जो नौकरी छोड़ चुके हैं, इसलिए हर प्रतिदिन उनका डेटा आ रहा है। एक और सवाल है, अंतिम सवाल इसमें है कि क्या विद्यालय का जो भवन होता है, वहाँ जो बाहर ग्राउंड वगैरह होता है, वो अतिक्रमण भी होता है क्या कहीं गाँव में? गाँव क्या, पटना से शहर में अतिक्रमण है। पटना जैसे शहर में, बिहटा में अभी हमारे एक मित्र हैं, वहाँ से उन्होंने कंप्लेंट डाला है कि बाउंड्री वाल नहीं है उस विद्यालय में, हाई स्कूल है, तो ग्रामीण आकर के उसमें जुआ खेलते हैं और तरह तरह का नशा करते हैं, व्यसन करते हैं। तो ये हर जगह समस्या है। शिक्षक मना करते हैं तो क्या होता है? शिक्षक कैसे मना करेंगे? स्कूल आवर में ही ना मना करेंगे। स्कूल आवर के बाद बाउंड्री नहीं है तो ग्रामीण आकर के वहाँ कुछ भी करेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। और कई बात तो ऐसा दिखा गया कि स्कूल का परिसर बड़ा है तो किसी कोने में है, अब शिक्षक जाएंगे तो वो लड़ाई गाली से बात करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षक अपनी प्रतिष्ठा ढोएगा कि उनसे लड़ाई करेगा। चलिए, इन सभी बातों को यहीं पे विराम देते हैं, और संक्षेप में कुछ मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा छोटे छोटे, जिसका आप संक्षेप में जवाब देंगे, ठीक है? तो के पाठक फरमान पे फरमान जारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जो नियमबद्ध फरमान है उनका हम स्वागत करते हैं, और जो नियम के विरुद्ध है उनका हम विरोध करते रहेंगे। चलिए, स्कूल में जो है टीचर्स की कमी है, उसकी भरपाई कैसे की जाए? किन शिक्षकों की कमी है विषयवार उसकी सूची मंगाई जाए, रिक्तियां मंगाई जाए और उनकी बहाली जल्द से जल्द की जाए। के पाठक को आप कितना सफल मान रहे हैं? शिक्षा व्यवस्था में कुछ कर पाएंगे आगे? अभी समय काफ़ी कम हुआ है उनका मूल्यांकन कम से कम 1 साल के बाद किया जाएगा। इस साल का लर्निंग आउटकम क्या रहेगा उसके आधार पे, बाकी कार्रवाइयों को मैं कोई आधार नहीं मानता उनके मूल्यांकन का।
जो मूल उद्देश्य है लर्निंग आउटकम, उसमें अगर सुधार होगा तो उनको अच्छा मानेंगे। क्या शिक्षक फिर से जो है प्रदर्शन करने और इस तरीके से पटना में एक आंदोलन का रूप ले सकते हैं क्या यहाँ? बिल्कुल लेंगे। सरकार हमसे वार्ता नहीं कर रही है, तो जल्द ही सभी संगठन मिलकर निर्णय लेंगे और पटना में एक विशाल प्रदर्शन, या हो सकता है तालाबंदी सभी विद्यालयों में भी देखने को मिल सकती है। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल संभावना है। सरकार जिस तरह से हठी स्वभाव अपना रखी है, वार्ता नहीं करी, उसमें ये संभव है। शिक्षा व्यवस्था जो ध्वस्त है उसका जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? देखिए, ध्वस्त नहीं है, कई जगह सुधार की ज़रूरत है। जिस स्तर का होना चाहिए उस स्तर का नहीं है, और वो सारा पॉलिसी मैटर्स का है, वो सरकार की गलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने कल भी रिपोर्ट के बारे में कहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में बिहार पिछड़ रहा है। लर्निंग आउटकम बिहार का 24 राज्यों से बेहतर है, तो वहाँ हम अच्छे हैं, दिल्ली से अच्छे हैं, लेकिन दिल्ली के मुकाबले इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। तो जहाँ समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, वो सरकार की जवाबदेही जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदार हैं, वो उस पर सुधार करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अमित विक्रम, टीटी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिससे हमने पहले भी बातचीत की थी और आज भी हमने जो है जनता जो हमारे हैं, जो ऑडियंस है, उनके सवालों का जवाब ये दे रहे थे। बहुत ही बखूबी जवाब दिया है, और बिहार की जो नीतीश सरकार है उसको कार्य करने की ज़रूरत है। चाहे नीतीश कुमार की सरकार रहे या किसी की भी सरकार रहे, शिक्षा व्यवस्था किसी भी राज्य का बहुत ही ज़रूरी है दुरुस्त होना। वही जो है बच्चों का भविष्य तय करती है, और देश का, राज्य का सब कुछ भविष्य तय करती है। और जो है आपका जो राज्य है, देश है, पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त करता है। तो शिक्षा पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अभी। और जैसा कि अमित जी ने बताया कि सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ध्वस्त नहीं है। एक तरह से सुधारेंगे तो बहुत ही आगे जो है पटरी पे आ जाएगी। अभी ट्रैक से उतरी हुई है शिक्षा व्यवस्था बिहार की। तो इन सभी तमाम मुद्दों पे हमने बात किया है। आपको कैसा लगा है ये चर्चा जो है हमने आज किया, कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर बताइएगा। कोई सुझाव है तो उसे भी आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, हम उस पर भी पहल करेंगे, उस पर भी मुखर होकर के वीडियो बनाएंगे। और आपके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं दर्श न्यूज़ में। तो फिलहाल दर्श न्यूज़ में अभी हमें इजाज़त दीजिए, और ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।